गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ना आपके लिए, अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इंग्लिश लिटरेचर पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, इनकी बायोग्राफी भी डिस्कस कर रखी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं। और अगर आप कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड एलटी में रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म जो है कब हो रखा है, इनका जन्म हुआ है 7 मई 1861 में। 7 मई 1861 में इनका जन्म हो रखा है। और इनकी डेथ की बात करें, इनका इनकी मृत्यु भी जो है 7 अगस्त को हो रखी है। डेट बिल्कुल 7 का ही है, बस मंथ का नेम अलग है। और इसके अलावा बात करें तो 1941 में इनकी डेथ हो रखी है और कोलकाता में ही हो रखी है। ठीक है, कोलकाता में ही इनकी जन्म भी इनका कोलकाता में हो रखा है और डेथ भी इनकी कोलकाता में ही हो रखी है। तो 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ और 7 अगस्त 1941 को इनकी मृत्यु हो रखी है कोलकाता में। और इनको किन नामों से जाना जाता है उनकी भी हम बात कर लेते हैं कि इनके जो नेम्स हैं वो क्या क्या, किन किन नामों से इनको जाना जाता है, इस बारे में बात करेंगे। इनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरुजी या गुरुदेव के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा गुरुदेव के साथ साथ इनको इंग्लिश में अगर बात करें तो बार्ड ऑफ द बंगाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बार्ड ऑफ द बंगाल कहा जाता है। बार्ड ऑफ द बंगाल इनको कहा जाता है। बार्ड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश की अगर बात करें, बार्ड ऑफ एवन जैसे बोला जाता है ना, तो एक टाइप का बोल सकते हैं उस वहाँ से उस जो बंगाल है उसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि एक वहाँ के जैसे, अगर पूरे नेशनल की बात करें, राष्ट्र की बात करें तो राष्ट्र का भी बोला जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया से अगर ये बिलोंग करते हैं तो वहाँ का इनको, यानी कि फेमस, यानी कि एक हस्ती, एक कवि के रूप में इनको जाना जाता है। बंगाल, बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से इनको जाना जाता है। पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन इनका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 1861 से लेके 1941, ये आपको याद रखना है, 1861 से 1941। और गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। गुरुदेव के साथ साथ बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। और किस लिए जाने जाते हैं ये तो आपको पता है। इन्होंने क्या लिखा है? राष्ट्रगान, नेशनल एंथम लिखा है, जन गण मन। क्या लिखा है इन्होंने? जन गण मन लिखा है। ठीक है, तो जन गण मन लिखा है, और जो कि कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है, ये तो आपको पता है ही। और इसको जो है कब इनके द्वारा लिखा गया, अगर बात करें तो जन गण मन की बात की जाए तो इसको जो है सर्वप्रथम जो है बंगाली में लिखा गया था। कब? 1905 में, 1905 में लिखा गया इसको, 1905 में। जो कि अगर मैं सही हूँ हिस्ट्री के हिसाब से, बंगाल विभाजन भी उसी टाइम पे हुआ था शायद। मैं इस चीज़ को एकदम एक्यूरेट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ को पढ़े हुए बहुत लंबा एक अरसा हो चुका है, लेकिन आप अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको बेहतर ही पता होगा। और 1905 में बंगाली भाषा में इसको लिखा गया। लेकिन अगर बात की जाए इसको जो है सर्वप्रथम इनकी भांजी के द्वारा कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जब इन्होंने इसको बंगाली भाषा में लिखा। लेकिन इसको जो है 1911 में जो है 1911 में इसको बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में इसके बोल, यानी कि गाया गया इसको 1911 में। याद रखिएगा, कोलकाता अधिवेशन, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1911, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था 1911 में, 27 दिसंबर 1911। अगर डेट भी आपको लर्न करनी है तो 27 दिसंबर 1911, 27 दिसंबर 1911 में जो है इसको कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बंगाली और हिंदी दोनों भाषाओं में इसके बोल, यानी कि गाए गए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, किसके बारे में? जन गण मन के बारे में। और अगर बात की जाए तो जो इसको घोषित किया गया, इसको नेशनल एंथम घोषित किया गया, तो घोषित कब किया गया ये पॉइंट भी अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो इसको घोषित किया गया 24 जनवरी 1950 को।
24 जनवरी 1950 को इसको जो है नेशनल एंथम घोषित किया गया। जिस अगर पूरे इस गान में बात करें, इस राष्ट्रगान में कितने पद हैं ये भी अगर पूछा जाता है तो 5 पद हैं। इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। एक बार मैं इन सारी चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक बताई। 1861 से 1941 इनका लाइफ स्पैन, और इसके अलावा गुरुदेव या गुरुजी और बार्ड ऑफ द बंगाल के नाम से इनको जाना जाता है। तीसरा पॉइंट हमने जो डिस्कस किया, जन गण मन को इन्होंने जो है बंगाली भाषा में इन्होंने जो है 1905 में लिखा गया, जिसको इनकी भांजी के द्वारा गाया गया कांग्रेस अधिवेशन में। लेकिन अगर बात की जाए जो राष्ट्रगान है, इसको हिंदी और बंगाली दोनों भाषाओं में इसके बोल कब किए गए तो 1911 27 दिसंबर 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसको राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को। और इसमें इस पूरे राष्ट्रगान में कितने पद हैं? 5 पद हैं। और कितने सेकंड में गाया जाता है ये तो आपको पता है, 52 सेकंड में। तो ये थी एक मतलब हमारी शुरुआत में जो हमने मेन थोड़ा बहुत इस रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना। अब बात करेंगे इनके पूरे इनके बारे में जो हमने पीडीएफ बना रखी है, और मैं पूरी पीडीएफ को ना पढ़ के इसमें से मेन पॉइंट्स आपको दूंगा। जैसे कि हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में भी, और जब टीचिंग करते हैं तो 2 तरीके के, जब रीडिंग करते हैं, सॉरी ये रीडिंग के मेथड हैं, स्कैनिंग और स्कीमिंग। इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है, बहुत पुरानी वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। पुरानी और न्यू से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल में बहुत अंतर आता है, समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहता है। वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेज। तो ये चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। स्कैनिंग का मतलब है पूरा स्कैन किया जाता है, और स्कीमिंग का मतलब है यानी कि जैसे ऐड आता है तो आप स्किप कर देते होंगे उसको। अगर बात की जाए यूट्यूब में जो ऐड आता है वहीं से पैसा बनता है, लेकिन हम उसको क्या कर देते हैं, जब कुछ वॉच कर रहे होते हैं तो उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता है। तो स्किप करना यानी कि स्किप को ही आप स्किम से कोरिलेट कर सकते हैं। ये सिर्फ मक्खन निकालने वाली टेक्निक है। ये क्या है? मक्खन निकालने वाली टेक्निक है। आपको मेन चीज़ें निकालनी है, स्कीमिंग। तो हम यहाँ पे स्कैनिंग नहीं करेंगे, पूरा स्कैन नहीं करेंगे उसको, स्कैनर से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हम स्कीमिंग मेथड को अप्लाई करेंगे। तो पहले जो हमारे पास है उसको देखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बंगाल के एक अत्यंत ही संपन्न एवं सुसंस्कृत परिवार में 7 मई 1861 को हुआ। ये पॉइंट आपने ऑलरेडी नोट डाउन कर लिया होगा। धर्मपरायणता, साहित्य में अभिरुचि, कलाप्रियता उन्हें विरासत में मिली। महर्षि, ये देखिए ये किनके पुत्र थे? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के पुत्र थे। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के ये कनिष्ठ पुत्र, कनिष्ठ और ज्येष्ठ 2 होते, आपको पता होगा। कनिष्ठ छोटे को बोला जाता है और ज्येष्ठ बड़े को, ठीक है। तो कनिष्ठ पुत्र थे देवेंद्रनाथ टैगोर, अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान, उत्साही समाज सुधारक। और इन्होंने सर्वप्रथम जो है 1863 में बोलपुर के पास अपनी साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की। किसकी बात चल रही है? ये बात चल रही है देवेंद्रनाथ टैगोर की। इन्होंने 1863 में बोलपुर के पास अपनी साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की। कालांतर में यही स्थल जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली भी बना। बाद में कहने का मतलब है यही जो स्थल है, जिस बोलपुर के पास में जो इन्होंने अपनी साधना के लिए एक आश्रम की स्थापना की, यही बाद में क्या बना, कहने का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मस्थली बना। यहीं पे गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, विश्व भारती, श्री निकेतन जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की स्थापना की। तो बोलपुर के पास में ही, कहने का मतलब है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, श्री निकेतन और विश्व भारती जैसी जो है विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं की इन्होंने यहाँ पे स्थापना की। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। विश्व भारती की रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। श्री निकेतन की रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ती है आपको तो एक ऐसी वीडियो हम लेके आएंगे 5 से 7 मिनट में पूरा रविन्द्रनाथ टैगोर से। अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। इसके अलावा मैं फिर से कह रहा हूँ कि पार्ट 1 को कवर करने की हमारी कोशिश यहाँ पे भरपूर कोशिश जारी है। उसको आप उसमें जो है 25 के आसपास वीडियोज बना चुके हैं, उनको वॉच कर सकते हैं। सेकंड अगर पार्ट की बात की जाए तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर को यहाँ पे कवर किया जाता है। सफिशिएंट कंटेंट बना हुआ है, फिर भी हम उसमें भी अलग से आपको यहाँ पे वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये 1878 में कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। वहाँ कुछ ही दिन जो है बाइटन स्कूल के विद्यार्थी के रूप में पाए।
तो उसके बाद फिर भारत लौट आए। 1881 में इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए विचार से फिर से विलायत गए। फिर उसके बाद क्या किया, वकालत की पढ़ाई का विचार उन्होंने त्याग दिया, तो वहाँ पे भी इनका मन नहीं लगा। तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ये पूरा इसको रीड न करते हुए, क्योंकि इतना समय भी नहीं है। और जो मेन हमारे लिए है उसमें क्या है, देखिए दोनों ही संस्कृतियों, ये तत्व का गुरुदेव के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। 1901 में देखिए मेन पॉइंट हमारे पास ये है, 1901 में जो है बोलपुर के समीप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1901 में जो बोलपुर हमने पढ़ा था 1863 वाला, जहाँ पे एक आश्रम की स्थापना की गई थी इनके पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो वहीं उसी के पास में देखिए उसी स्थल पे कर्मस्थली बना था, हमने पढ़ा था। तो उसमें देखिए 1901 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है बोलपुर के समीप रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की। जो है आश्रम के नाम से वहाँ पे एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में, उस टाइम तो ब्रह्मचर्य आश्रम के नाम से इन्होंने स्थापना की, जिसे बाद में किस नाम से जाना गया, शांति निकेतन के नाम से जाना गया। तो शांति निकेतन की जो अगर पूछा जाता है स्थापना के बारे में, तो वो कब हुआ, 1901 में। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसका जो विस्तार किया गया वो कब किया गया, बाद में इसको जो है शांति निकेतन के नाम से कब से जाना जाने लगा, तो उसके लिए डेट है हमारे पास 22 सितंबर 1921। 22 सितंबर 1921 कब से इसको जो है शांति निकेतन के रूप में इसका विस्तार हुआ, 22 सितंबर 1921 के अंत में, यानी कि बात करें 22 सितंबर 1921 के अंत में जो है शांति निकेतन का क्या हुआ, विस्तार हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगला इसमें पॉइंट देख सकते हैं, इसमें दिया है तत्पश्चात उन्होंने अपने को पूर्णतः शिक्षा, साहित्य एवं समाज की सेवा में अर्पित कर दिया। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट होने के नाते में गीतांजलि के बारे में बात करना चाहूँगा। गीतांजलि से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट बनेंगे हमारे यहाँ पे, इनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। गीतांजलि जिसको सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग बोला जाता है, सॉन्ग ऑफरिंग बोला जाता है, गीतांजलि को सॉन्ग ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है, या इसको अन्य जो है जो इसका नाम है सिंगिंग एंजल के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, सिंगिंग एंजल के नाम से भी इसको जाना जाता है। सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, अगर गीतांजलि की बात की जाए तो 1910 में इसको बंगाली में लिखा गया। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स अच्छे से, 1910 में बंगाली में लिखा गया। 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। 1910 में बंगाली और 1912 में इंग्लिश ट्रांसलेशन। 1913 में इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। 1910 में बंगाली में लिखा गया, 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, और 1913 में इसके लिए ये गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ कब मिला, 1913 में मिला। किसके लिए मिला था, गीतांजलि। जो कि गीतांजलि क्या है, गीतांजलि की अगर बात की जाए, ये कलेक्शन ऑफ पोम है, कविताओं का एक संग्रह है। कलेक्शन ऑफ पोम क्या है, कलेक्शन ऑफ पोम है। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ पोम है, कविताओं का एक संग्रह है। कविताओं का क्या है, एक संग्रह है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ पोम से है क्या, गीतांजलि कविताओं का एक संग्रह है, और जिसमें कितनी कविताएं हैं, 103 पोम्स हैं इसमें। गीतांजलि में अगर बात करें 103 जो है कविताओं का संग्रह है। इसको सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, सिंगिंग एंजल के नाम से जाना जाता है। बंगाली में इसको 1910 में लिखा गया। 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। 1913 में इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट नॉन यूरोपियन है। फर्स्ट नॉन यूरोपियन का मतलब है ये यूरोप के ना होके ये कहाँ के हैं, एशियन है, पहले एशियन कहलाएंगे, ठीक है। नॉन यूरोपियन है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। पहले नॉन यूरोपियन है, गैर जो है यूरोपीय हैं जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला, यानी कि एशिया के प्रथम, ठीक है। यूरोप महाद्वीप के नहीं हैं तो कहाँ के हो जाएंगे, एशिया के। तो एशिया के प्रथम यानी कि बोल सकते हैं, तो फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज 1913, याद रखिएगा 1913। गीतांजलि की बात की, गीतांजलि में कितनी पोम हैं, 103
103 जो है पोएम है, कविताओं का संग्रह है। इसको सॉन्ग ऑफरिंग के नाम से जाना जाता है, सिंगिंग एंजल के नाम से जाना जाता है। पब्लिकेशन इंग्लिश में 1912 में है, बंगाली में इसको 1910 में लिखा गया। ये मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो इनकी अन्य जो क्रिएशन है उसमें मानसी करके है, एक है मानसी करके है। इसके अलावा दी गार्डनर करके भी इन्होंने लिखा है। और एकला चलो रे करके एक इनका सॉन्ग था, एकला चलो रे करके इनका एक सॉन्ग था जो कि 1905 में इन्होंने लिखा था। एकला चलो रे करके भी इनका एक सॉन्ग है। और ये जो राष्ट्रगान है इंडिया के साथ साथ एक अन्य देश का भी इन्होंने राष्ट्रगान लिखा है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। नीचे पीडीएफ में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर फिर भी कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। मैं एक 5 से 7 मिनट की वीडियो ऐसी लाऊंगा जिसमें पूरा निचोड़ के इसको रख दिया जाएगा, लेकिन ये पीडीएफ बनाने में बहुत समय लगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लगभग मैं कल इसको 12:30 के आसपास बनाया था रात को। मैं जब अगर बात करूँ यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ा सा व्यस्तता रहती है, उसके बावजूद मैंने यूट्यूब पे जो एलटी का जो सिलेबस है इसको कवर करने के लिए जो है अपने बैचेस में से एक बैच ऑलरेडी कम किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं इतना समय नहीं मिल पाता है। कभी अगर बात करें दिन के समय में, कभी कोई पेरेंट्स आ जाते हैं, कभी कोई बच्चा आ जाता है, तो वीडियो बनाते समय भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता है, तो तब जाके स्पीड भी मेरे को जल्दी एकदम रखनी पड़ती है। कभी कभार 1-2 मिस्टेक हो जाती हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में, आज भी मेरे को पता है, 1848 वाला जो पुणे भीड़ वाला नामक जगह पे जो प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना की गई थी, उसको 1848 की जगह 1948 बोल दिया था, क्योंकि वो जल्दबाजी का एक कारण था। उसको मैंने कितनी वीडियोज में उसको करेक्ट भी कर रखा है। अगर आपने उसको करेक्ट नहीं किया तो आप फिर से उसको कर सकते हैं। इसमें देखिए ये क्या रहे, कवि साहित्यकार अध्यापक समाज सेवी के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर की ख्याति बढ़ती गई। 1913 में गीतांजलि मिला इनको, ठीक है, अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के लिए, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो ये एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। मैंने अभी इस पॉइंट को ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में हम इस चीज़ को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर में हमने इसकी बात ऑलरेडी कर चुके हैं। फर्स्ट नॉन यूरोपियन इनको कहा जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला इनको। बाद में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। देखिए ये मेन पॉइंट है। 1915 में इनको इन्हीं कार्यों के लिए क्या मिला, नाइटहुड की उपाधि मिली अंग्रेजी सरकार द्वारा। 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। लेकिन 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ, ये भी जीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जनरल डायर जो थे उस टाइम पे, उन्होंने क्या कर दिया, हजारों जो है निहत्थे भारतीयों की औपनिवेशिक सरकार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसी के चलते इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। तो क्या मेन पॉइंट बने हमारे पास, मेन पॉइंट ये बना, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहले अगर बात करें 1910 में हमने कहा कि बंगाली में लिखा गया किसको, गीतांजलि को। 1912 में इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ। 1913 में नोबेल प्राइज मिला। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। और 1919 में जो है 1919 में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। क्यों कर दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी गई। ये किसकी उसमें की गई थी, वहाँ पे जनरल कौन था, जनरल डायर करके आपने नाम सुना होगा। तो पंजाब के अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता होगा। तो ये थे मेन पॉइंट। अब बढ़ेंगे आगे, ज़्यादा इन पर डिस्कस करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। 1941 में इनकी डेथ होगी, ये तो आपको पता है। अगर डेथ की बात की जाए, फिर से मैं इन चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। 1861 में इनका जन्म और 1941 में इनकी डेथ। और जन्म जो है 7 मई और डेथ जो है 7 अगस्त। याद रखिएगा 1941 एक साल पहले, 1942 से एक साल पहले। और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जाना जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तो आगे देखिए इनके बारे में जो है मेन जो पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर श्री निकेतन की भी इन्होंने स्थापना कर रखी है, श्री निकेतन की इन्होंने स्थापना कर रखी है। इसके अलावा देखिए मेन जो पॉइंट हमारे पास है 1920 वाले पे चले जाते हैं। 1920 के दशक के मध्य में इन्होंने 2 प्रसिद्ध नाटक, इनके 2 प्रसिद्ध जो फेमस जो इनके नाटक हैं वो कौन से हैं, प्ले अगर बात की जाए, जिसमें एक तो है मुक्तोधारा करके, एक क्या है मुक्तोधारा है 1924 में, और दूसरा क्या है देखिए 1922 में, सॉरी
1922 में जो है मुक्तोधारा है, 1922 में मुक्तोधारा लिखा गया, 1924 में रक्त करबी करके दो इनके नाटक हैं, इनको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1922 और 1924 में जो इनके द्वारा लिखे गए हैं। 1922 में लिखा गया मुक्तोधारा, 1922 में मुक्तोधारा, 1924 में रक्त करबी करके। तो आगे बढ़ेंगे, ये मेन पॉइंट्स हमने यहाँ से डिस्कस कर लिए। इसमें और कुछ हमारे ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है, क्योंकि इतना भी नहीं पढ़ना है। अगर एलटी के सिलेबस की बात करें, कुछ साथी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो है टॉपिक को कवर कर दे रहे हैं अन्य वीडियोज में भी। मैं एक काम तो कर ही रहा हूँ, उनको जो है ब्लैक लिस्ट में तो डाल ही रहा हूँ, उसके साथ साथ जो है अपने काम से पीछे नहीं हट रहा हूँ, क्योंकि कहने वाले कहते रहते मेरे को पता है, लेकिन समय बहुत कम है। कम समय में आपको सिलेबस पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दर्शन शास्त्र में ही लगे रहें या किसी पेडागोजी में ही लगे रहें, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर वाले हैं, फिर से बोल रहा हूँ, वो आपको अपने हिसाब से ले चलेंगे, लेकिन आपको भी बोलते ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। एक मेरे साथी थे, वो कहते थे, जब हम स्कूल में भी जब पढ़ाते थे, ललित फर्त्याल जी थे, वो कहते थे वैसे तो हम सब एक जैसे हैं, बस इसी बात के पैसे हैं, यानी कि आप अलग करते हैं हमसे, और इसीलिए उनका एक डायलॉग था, वैसे हम सब एक जैसे हैं, बस इसी बात के पैसे हैं। तो आप भी इस चीज़ को नोट डाउन करिए। अगर आप कुछ अलग करते हैं रेस में जाके, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। 1921 में जो है शांति निकेतन का विस्तार और विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। शांति निकेतन का विस्तार किस रूप में किया गया, हमने बात की जो शांति निकेतन के बारे में। इससे पहले 22 सितंबर 1921 के अंत में इसका विस्तार कर दिया गया। विस्तार किस रूप में किया गया इसका, विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। हमने शांति निकेतन के बारे में बात की थी, तो उसी पे आगे ये पॉइंट बनता है कि जो है इसका विस्तार किस रूप में किया गया। इसका विस्तार जो है विश्व भारती जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में किया गया, जो कि आप देख सकते हैं, जिसके लिए एक विश्वविद्यालय में इन्होंने अपने आदर्श वाक्य यत्र विश्वम भवेत्य नीड़ को साकार करता है। तो इन्होंने क्या माना, विश्व, ये देखो, संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण पृथ्वी को इन्होंने क्या माना, विश्व भारती नामक घोंसले में एक समा जाती है। सच ही यहाँ संपूर्ण जो है वसुधा विश्व भारती नामक घोंसले में समा जाती है, ऐसा इन्होंने कहा था। तो हमने बात की कि इन्होंने 1905 में जो है 1905 में बी शुरूल नामक स्थान पर श्री निकेतन की स्थापना की, श्री निकेतन की स्थापना की। और जो कि श्री निकेतन कहाँ पे है, इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो तो। 1905 में शुरूल नामक जगह पे, कौन सी जगह थी, शुरूल करके जगह थी, शुरूल नामक जगह पे इन्होंने जो है श्री निकेतन की स्थापना की। किसकी, श्री निकेतन की स्थापना की 1905 में, और जो कि शांति निकेतन से जो है 1 मील की दूरी पर स्थित था। शांति निकेतन से 1 मील की दूरी पे ये स्थित था। ये बाद में देखिए इसी पॉइंट को, विश्व भारती जो है एक आवासीय विश्वविद्यालय है, जहाँ सह शिक्षा की व्यवस्था है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सह शिक्षा का मतलब यहाँ पे किसी भी धर्म, राष्ट्र, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। और 1951 में जो है भारतीय संसद में विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी गई। तो भारतीय संसद द्वारा विश्व भारती को जो है, जो कि पहले हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, शांति निकेतन, तो फिर बाद में उसका विस्तार हुआ। शांति निकेतन का विस्तार 22 सितंबर 1921 को हुआ। किस रूप में हुआ, विश्व भारती के रूप में किया गया, एक आवासीय विश्वविद्यालय जहां सह शिक्षा की व्यवस्था है। 1951 में जो है भारतीय संसद ने विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। अगर विश्व भारती में बात करें तो अनेक विभाग हैं। विश्व भारती में क्या है, अनेक विभाग भी हैं, जिनको किस नाम से जाना जाता है, जिन्हें भवन के नाम से जाना जाता है। विश्व भारती में जो है अनेक विभाग हैं, जिनको भवन के नाम से जाना जाता है। ये कुछ मेन पॉइंट हैं। 1951 में जो है इसको भारतीय संसद द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दे दी गई। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, महात्मा गांधी जी ने गुरुदेव की द्वारा स्थापित संस्थाओं के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा था कि गुरुदेव की शक्ति नई चीज़ों के निर्माण में थी, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो शक्ति लगी हुई थी वो नई चीज़ों के निर्माण में लगी हुई थी। उन्होंने शांति निकेतन, श्री निकेतन, विश्व भारती जैसे संस्थाओं की स्थापना की। इन संस्थाओं
में गुरुदेव की आत्मा निवास करती। तो ये पॉइंट किसने कहा, ऐसा भी आ सकता है जो शांति निकेतन, श्री निकेतन, विश्व भारती जैसे संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई, तो इनमें जो है उनकी आत्मा निवास करती है। किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। ये संस्थाएं केवल बंगाल की ही नहीं, पूरे वरन पूरे भारत की धरोहर है, ये भी कहा था गांधी जी ने इनके बारे में। तो जन्म के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 7 मई 1861 की, और इनकी डेथ 7 अगस्त 1941 में हो रखी है। कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता ये रहे हैं। गुरुदेव के नाम से इनको जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में एक नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा हुए थे। कौन, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात चल रही है। ये प्रथम एशियाई थे, ठीक है, नोबेल प्राइज अगर प्राप्त करने वाली बात करें तो एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। तो एकमात्र, यानी कि ये क्या है, राइटर हैं, कहने का मतलब है एकमात्र कवि हैं, पोएट हैं, जिनकी 2 रचनाएं जो हैं, 2 क्रिएशंस जो हैं, टू नेशंस की क्या बनी, नेशनल एंथम बनी, जिसमें भारत का राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या है, आमार सोनाल बांग्ला करके, ये गुरुदेव की रचनाएं हैं। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इनका कहना क्या था, शिक्षा के बारे में ये क्या कहते थे, शिक्षा के बारे में ये कहते थे, शिक्षा न केवल ये चीज़ें, देखिए ये चीज़ें आपको जो लास्ट की कुछ चीज़ें हैं ये विकिपीडिया से भी मिल जाएंगी, ये अनेक सोर्सेज से हमने वो कर रखी हैं। और आप, हमारा एक ही उद्देश्य है जो है LT लेक्चरर में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कहीं से भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो छूट ना पाए। शिक्षा न केवल आवागमन से वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रहण करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यानी कि जो पूर्वजों द्वारा जो संचित किया गया ज्ञान है उसका भी संग्रहण इसको करना चाहिए, यही सच्ची शिक्षा है। कहने का मतलब नई शिक्षा तो करना ही, ग्रहण करनी चाहिए। शिक्षा न केवल आवागमन से बल्कि वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। लेकिन शिक्षा के साथ साथ क्या कह रहे हैं, मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का भी संग्रहण करना चाहिए। अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञान है उसको भी जो है शिक्षा में शामिल करना चाहिए। यही इनके अनुसार क्या है, सच्ची शिक्षा है। तो ये मेन पॉइंट्स थे। जाते जाते एक बार हम फिर से इन सारी चीज़ों को यहाँ पे वो कराने की कोशिश करेंगे। 1905 में हमने बताया, 1905 को हम छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं 1911 में चलते हैं, जो कि राष्ट्रगान को गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। 1910 की बात की जाए तो गीतांजलि को लिखा गया बंगाली में। 1912 में इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ और 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला। 1915 में की अगर बात की जाए, 1915 में नाइटहुड की उपाधि मिली। 1919 में इन्होंने उसको रिटर्न कर दिया। इसके अलावा 1861 में इनका जन्म, 1941 में इनकी डेथ। ये कुछ मेन पॉइंट हैं। इसके अलावा शांति निकेतन नामक जो है ब्रह्मचर्य की जो है स्थापना 1905 आपको पता है, ठीक। उसको बाद में इसका विस्तार किया गया, किस रूप में, इसको बाद में तो इसको श्री शांति निकेतन के नाम से जाना गया। ब्रह्मचर्य जो उसकी स्थापना की बोलपुर के पास में, ठीक। बाद में जो है इसका विस्तार जो है 1921 में किया गया, विश्व भारती के नाम से जाना गया, विश्व भारती के नाम से जाना गया। लेकिन बाद में अगर बात की जाए फिर से 1951 में इसको जो है भारतीय संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा मिला। ये कुछ मेन पॉइंट थे। इसके अलावा 1920 के दशक में 1922 में इन्होंने मुक्तोधारा करके एक नाटक लिखा। 1924 में इन्होंने रक्त कलबी करके लिखा। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। 1905 की अगर बात की जाए, 1905 में इन्होंने जो है श्री निकेतन नामक जो है उसकी स्थापना की। सुरुल नामक स्थान पर श्री निकेतन की स्थापना की इन्होंने, जो कि शांति निकेतन से 1 मील की दूरी पे हमने ऑलरेडी बताया हुआ था। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। 1901 में जो है, 1905 बोल दिया था हमने, 1901 में जो है शांति निकेतन 1901 है, शांति निकेतन 1901 है। बाद में उसको 1921 में उसका विस्तार विश्व भारती के रूप में किया गया। 1951 में उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। शांति निकेतन 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की, बोलपुर के पास में की। 1901 है शांति निकेतन, नोट डाउन कीजिएगा इसको। फिर से मैं इसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा, बोलते बोलते थोड़ा ज़्यादा बोल गया। 1901 में जो है शांति निकेतन, और 1921 में इसका विस्तार विश्व भारती के रूप में किया गया, और 1951 में इसको क्या दिया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसको मिला। इसके अलावा इन्होंने
अन्य जो कुछ संस्थाओं की स्थापना कर रखी है, जो कि हमने एक जल्दी से हम कोशिशें करेंगे जो मेन पॉइंट हैं इसके, एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आए 5 मिनट की। अगर आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।